बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं सुबह से आगे के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में विद अ ब्रांड न्यू डे। आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ आप कर चुके होंगे और अगर नहीं किया है और दिन का आगाज़ अगर अच्छा नहीं हुआ है तो हम एक मरतबा फिर से हाजिर हैं आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बखेरने के लिए, सो दैट आपका पूरा दिन जो है ना वो अच्छे से गुजर सके। कैसे हैं आप इमरान? I'm good। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्योंकि 10 तो बज गए तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के दिन का आगाज तो 10 बजे हो ही जाता है। जो ऑफिशियल क्लास है आई थिंक दे गेट अप अराउंड 7 AM के ऊपर 7 AM लोग जाग जाते हैं। और जो थोड़े दूसरे हैं मतलब जिनका ऑफिस थोड़ा सा लेट शुरू होता है, बहुत सारे लोगों का ऑफिस 9 बजे 9:30 बजे शुरू हो जाता है, तो वो भी दिन का आगाज कर ही चुके हैं। लेकिन आप कहीं पे भी अगर देख रहे हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बदलते मौसम के साथ उसकी चीज़ों को अडॉप्ट करना। यानी कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गर्मियों वाले कपड़े योर पॉइंट पहन रहे हैं, लेकिन मौसम तब्दील हो चुका है। वक्त के लिहाज से कपड़े पहन लोग बीमार हो रहे हैं ना, लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर सिंक नहीं कर रहा ना बॉडी के साथ। गर्मियों के कपड़े शाम के वक्त, रात को वैसे अच्छी खासी ठंड हो गई थी, रात को मुझे फील हो रहा था। मुझे आधी रात को उठकर क्विल्ट निकालना पड़ा भाई। हाँ, क्योंकि बारिश हो गई थी और खिड़की खुली थी तो उससे ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। कल ही हम बात कर रहे थे बारिश की वजह से, हो ही गई फाइनली। शुक्र है चले थोड़ा सा लाहौर में हो जाए तो स्मोक कम हो जाएगी। मौसम के बारे में बता देते हैं। तो इस्लामाबाद में हुई है जी रात को गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की थी, कहीं पर तेज थी और खून की जो है इसकी वजह से यानी ठंड जो है इसकी वजह से बढ़ चुकी थी। रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं और महकमा मौसमियात जो है वो ये बता रहा है कि इस्लामाबाद में आज मौसम अब्र आलूद रह सकता है। हम बारिश के हवाले से या मौसम के हवाले से हर चीज़ बताते हैं। एक चीज़ का हम जिक्र नहीं करते जो हम पे या खास तौर पे जो बॉयज़ होते हैं या मेल्स होते हैं उन पे बड़ा असर करती है। गेस करें क्या है जब बारिश हो तो क्या होता है, क्या तब्दीली आती है या क्या मसला होता है? आई डोंट नो, आपकी गाड़ी का कोई मसला हो जाता है। गुड गेस यार, गाड़ी गंदी हो जाती है। परसों धुलवाई थी, हमने कहा 4-5 दिन चल जाएगी, वो फिर कल गंदी हो गई है इसकी वजह से, और फिर आपका खर्चा हो जाता है ना, फिर आपका बजट डिस्टर्ब होता है। सो बॉयज़ के लिए और मेल्स के लिए जो है ना ये होती है। खैर, हम जो कि बर्फबारी का जिक्र आपने कर ही दिया, तो बर्फबारी, ठंडी हवा, बादलों के डेरे, ऐसी खबरें आ रही हैं, अच्छी खबरें हैं। ऐसा लगता है कि जो विंटर्स हैं वो दस्तक दे रही हैं। कल भी हमने नीलम का आपको बताया था, वादी नीलम का, इसके अलावा बालाकोट जो अपर एरियाज हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे बर्फबारी हुई है। यहाँ पर सर्दी आ नहीं रही, यहाँ पर सर्दी आ चुकी है क्योंकि बर्फबारी हो गई। बिल्कुल है। वादी नारान जो है यहाँ पर 2 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लोअर दीर, बुनीर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जो है वहाँ पर हुई है बारिश। हरीपुर में यालाबारी हुई है, बादल बरसने से सड़कों पर चुका है पानी जमा। बड़ा खूबसूरत तो लगता है लेकिन बहुत डेंजरस भी हो जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, स्पेशली अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से हादसा भी पेश आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की अक्टूबर में जाते हैं वैसे बहुत सारे लोग, चूंकि अभी रोड्स वगैरह क्लियर हैं तो इस वजह से एहतियात से जाएं। अगर कहीं फिर भी एहतियात जो है ना वो लाजमी है, बहुत जरूरी करनी चाहिए। लाहौर का रुख कर लें, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा आज का मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर कौन से शहरों में कैसा रहेगा, पहले वो बताते हैं। बताएं आप आज, क्विकली हमें टेम्परेचर जानना बहुत जरूरी है भाई डे प्लान करने के लिए। जनाब, सबसे पहले जी बात कर लेते हैं हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर चलते हैं। लाहौर में कम से कम रहेगा 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कराची, रोशनियों का शहर, यहाँ पर कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी गर्मी जो है ना यहाँ से गई नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जी पेशावर, यहाँ पर कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा की बात करते हैं जहाँ पर हमेशा कम रहता है, यहाँ पर कम से कम रहेगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। जी इमरान, लाहौर में टेम्परेचर तो आपने बताया 32 है, लेकिन लाहौर में स्मोक फिनोमेनन स्टिल प्रिवेलिंग। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अभी भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन शहरों में आज क्या हाल है इसका, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आई थिंक इट विल टेक लॉन्ग। इतना खूबसूरत शहर और वहाँ पर क्या हाल जो है। एक तो ये कि अर्बन प्लानिंग इतनी बुरी है ना हमारी, इससे पहले यानी कि सोसाइटीज ऐसे फैली हैं लाहौर के अंदर, और फिर उसके बाद गाड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद है, फिर आसपास से आउटस्कर्ट से जो धुआं वगैरह, फसलों की बाकियात, एक मुकम्मल पॉलिसी चाहिए कितने और एक इमरजेंसी चाहिए। इमरजेंसी अलर्ट तो जारी कर दिया है पंजाब हुकूमत ने, लेकिन उसके बावजूद हमारी खुद की भी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद अपने आप को भी महफूज रखना है, अपनी फैमिली मेम्बर जो हैं, खासतौर पर बच्चे और बूढ़े जो हैं, जो कि बहुत वल्नरेबल होते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, या फिर वो जिनको सांस की बीमारियां होती हैं, अस्थमा वगैरह, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपने दरवाजे बंद रखें, खिड़कियाँ बंद रखें, मास्क जो है वो आपको लाजमी पहने, और आई थिंक ये लाजमी
लाजमी भी करार दे दिया एक स्पेशल सेशन भी हो रहा है पंजाब असेंबली के अंदर, खुसूसी एक सेशन होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इस मौके पर कहा है कि जो फिजाई आलूदगी है ये अब खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। लेजिस्लेटर्स अगर इस पर बात करेंगे, मीडिया के अंदर अगर हाईलाइट होगी तो बहुत सारी चीजें मुझे याद है, मुझे लगता है सब कुछ सबसे पहले इस पे बात होनी चाहिए। और आपको अगर याद हो तो पिछली जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर बड़ा फोकस किया गया था दरख्त लगाने के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे हैव डन। और उसके बाद एक कल्चर बना, जब हाकिम वक्त या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जाके कोई काम करते हैं ना तो एक कल्चर की सूरत में सामने आता है और लोगों ने फिर बड़ी तादाद में दरख्त लगाए, अथॉरिटीज ने लगाए। तो अच्छा है हम अगर इसको एक कल्चर बना दे पंजाब के अंदर, इस हुकूमत ने भी करना शुरू कर दिया है और बहुत ज्यादा काम, अच्छी चीज को कंटिन्यू करना चाहिए कि चाहे मुखालिफी और अच्छी चीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इमरान अब्बास इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज इन पाकिस्तान, बड़े जबरदस्त ड्रामा आर्टिस्ट हैं और उनके साथ एक स्कैम होते होते आई बिलीव रह गया। एक तो 1-2 दिन पहले ये वीडियो आई, लेकिन हमने कहा चूंकि कल हमने इस मैटर को डिस्कस किया था ना, हम इसको हाईलाइट दोबारा इसलिए करते रहेंगे ताकि आप लोग अवेयर रहें। इमरान अब्बास के साथ ये स्कैम होने लगा था, उसमें उन्होंने अपनी कहानी शेयर की। यूजुअली होता है ऐसा, कॉल्स आती हैं आपको और लगता है ऐसा है कि आपका कोई दोस्त भाई आपको कॉल कर रहा है, कोई जानने वाला, ये डिपेंड करता है। वो आपको बेवकूफ ये कह के बनाएंगे कि मैं वही शख्स हूँ जो आपका जानने वाला है, लेकिन वो शख्स नहीं होगा। आप उसको जब इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप तो गए, आपके तो इमरान साहब के साथ ये कुछ ऐसा होने लगा था। इमरान ने एक वीडियो बनाई, इस पर जरा आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। 4-5 दिन पहले मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि इमरान भाई आपने मुझे कॉल किया था और मुझे आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैंने तो आपको कॉल नहीं किया। तो कहता है कि अच्छा अभी 2 मिनट पहले तो आपकी मुझे कॉल आई थी। मैंने जब अपनी कॉल लॉग देखी तो उसमें कोई डायल नंबर नहीं था और उनके कॉल लॉग में मेरी तरफ से कॉल गई थी, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। इस वक्त हम एक ऐसे जोन में दाखिल हो चुके हैं जहां हमारा कुछ भी महफूज नहीं है, बिकॉज आवर फोन इज आवर एवरीथिंग। वी हैव आवर बैंकिंग डिटेल्स, आवर कॉन्टैक्ट्स, आवर पिक्चर्स, आवर डेटा, आवर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इन आवर फोन। So it's very very scary, it's very alarming. So again देखा इमरान के साथ, इमरान अब्बास के साथ यही हुआ है कि उन्होंने अपना कॉल लॉग देखा तो उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी अपने दोस्त से, लेकिन उनके दोस्त के कॉल लॉग के अंदर इनके नंबर से कॉल जो है ना वो गई हुई है। ये कौन सी जो है ना गीदर सिंगी है इन भाई, गीदर सिंगी यही है कि बी वेरी केयरफुल, इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके साथ किसी भी तरीके से। आप ये सोचे ना अगर आपके पैसे लुट जाएं, आपके बैंक बैलेंस, कितना डिप्रेशन हो जाएगा। हमारे पास ऐसे आई वर्कड इन टेलीकॉम, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की कॉल्स आती थी आयशा, जो पढ़े लिखे समझदार लोग, और उनके साथ स्कैम हो चुका होता था। वो कहते थे हमारे साथ हो गया है और हम उनसे कहते थे कि आपने क्यों डाटा दे दिया, आपने क्यों इसको रिस्पॉन्ड कर दिया। उनका हमें समझ ही नहीं आई, हमें लगा ये रियल है। तो ये इतना रियल है। बी वेरी केयरफुल, अपने गैजेट्स को सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करें और आपको मालूम होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल। और एक चीज, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आउट ना करें। कोई भी आपको कॉल करके कुछ कहे ना, हाँ, ये ना करें। देखिए अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो उसका वाहिद हल है कि अगर आपके नंबर से मुझे कॉल आए तो आई शुड कॉल यू बैक। अगर मुझे डाउट हो तो मैं कहता हूँ, मैं कहूँ कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। इसके ऊपर जो है ना हम पूरा सेगमेंट भी करेंगे, लेकिन क्योंकि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंसानों को डिप्रेशन नहीं होता है। पता है किसको डिप्रेशन हो जाता है? शहद की मक्खियां जो है ना वो भी इंसानों की तरह स्ट्रेस ले लेती हैं, नाउमीदी का पाकिस्तान में होंगी ना, उनको भूल नहीं मिल रहा है। ये तहकीक हुई है न्यूकासल यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि शहद की मक्खियां भी तन्हा महसूस भी करती हैं, दबाव महसूस भी करती हैं। हाय बेचारी छोटी सी होती है। हम इनको कंपनी देने के लिए तैयार हैं, इतनी प्यारी होती है। लेकिन जब ये काटती है ना तो फिर ये हमें कोई कंपनी नहीं मिलती है। शहद भी तो बनाती है हमारे लिए, ये एक अलग चीज है। बहरहाल ये तहकीक है इंसानों की तरह ये मायूसी में ऐसे भी फैसले करने लगते हैं जिसका इनको कोई फायदा नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग रिसर्च। वो ये भी कहती है कि जब शहद की मक्खियों पर किसी शिकारी हमले का दबाव डाला जाए ना तो इनमें एक मायूसी पैदा हो जाती है, और वो पैदा हुई इस रिसर्च के दौरान, और वो ऐसे फैसले करने लगी जिससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इस तहकीक से ये भी पता चलता है कि जो शहद की मक्खियां हैं इनमें भी इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं, जज्बाती कैफियत होती हैं, इमोशनल मक्खियां। और ये रिसर्च है, ये मक्खियों की ज़हनी सलाहियतें हों, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफीद मालूमात हों, उसके लिए भी मालूमात फराहम करती है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च। आई मीन थैंक्स अ लॉट टू द साइंटिस्ट जिनके पास इतना वक्त है कि वो इन क्रिएशंस, इस क्रिएशन के ऊपर, इन बींग्स के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। और एक हमारे पास हमारे इंसानों के इमोशंस को नोट करने के लिए टाइम नहीं है। हमारे यहाँ डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है लोगों ऐसा ही है, लेकिन ये रिसर्च जो है ना वो आप सही कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी आनी चाहिए। अब हम कोई क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे कुछ और बड़े ज़बरदस्त मौज़ूआत आपके लिए बिल्कुल तैयार है। टेक अ ब्रेक एंड कम बैक।
सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और अब वक्त आ चुका है उस लम्हे का जब हम आपको बताते हैं कि मुल्की सियासत के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुल्की सियासत में। अब आ चुका है वो लम्हा जो रोज आता है, जो हर प्रोग्राम में आता है, हर न्यूज़ चैनल जो आता ही रहता है। ठीक है, इस चक्कर में पाकिस्तान में इतने न्यूज़ चैनल्स हो गए, लोग खबरें बहुत सुनते हैं और खबरें लोग सुनते हैं पॉलिटिक्स की। न्यूज़ एंथुसियास्ट हैं हम लोग। आज हमने वैसे कल हमने एमक्यूएम का मौके भी इससे पहले लिया था, फिर पीटीआई का भी लिया था। आज हमने कहा जरा नून लीग से मौके ले ले मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, लेकिन कुछ बैकग्राउंड बताना जरूरी है। पॉलिटिकल गहमा गहमी है, आपको पता है एक बार फिर उरूज पे है। 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद फिर 27वीं की बातें बाज़गश्त रही मुसलसल। फिर लास्ट टाइम जब हमने फारूक सत्तार भाई से बात की अपने ही शो के अंदर, तो आयशा उन्होंने आके बाकायदा डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से, अच्छा उनकी तजावीज़ अच्छी थी, इट्स नॉट अबाउट 27वीं आईनी तरमीम, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बुनियादी हुकूमतें हैं, बल्दियाती हुकूमतें हैं, वो बाइख्तियार होनी चाहिए और उन्हें विफाक बराह रास्त फंड करे। वैसे आपको लगता है कि इस मर्तबा मान ली जाएगी अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर 26वीं तरमीम के अंदर ही किया जा सकता है? नॉट श्योर कि उन्होंने पहले कोई ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट किया है या उनको ताकतवर हल्कों की हिमायत हासिल है इसके लिए। अगर तो है तो ये तरमीम तो अच्छी है, क्योंकि नीचे सतह पे जब हुकूमतें काम करेंगी तो तरक्की होगी। बहरहाल इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं इस आईनी तरमीम की खबरें। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुतज़ाद बयानात हैं। दूसरी तरफ कुछ सियासतदानों ने अवामी फोरम पर इस तरमीम की हिमायत के बदले भी कुछ वादों का जिक्र किया है। सो इसी हवाले से हमने बात करनी है। बिल्कुल, फारूक सत्तार साहब की जैसे हमने बात की, आज ही मैं पढ़ रही थी मौलाना फजल रहमान साहब है, वो दोबारा से 26वीं तरमीम करवाने के बाद ना उन्होंने अपना मौके वापस उस पर आ गए अपोजिशन वाली साइड पर। कहते हैं कि हुकूमत ने ना 11 जो बंदे थे उनको खरीद लिया था। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया है। अब पता नहीं, अब अवाम, मुझे ऐसा लगता है ये उन्होंने गुस्से में कहा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था ना, अवाम के माथे पे फे लिखा हुआ है फारिग ऐसे बार-बार कहते हैं। अच्छा, आपने कवर मैंने थोड़ा चेंज किया उसको, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बिलावल ने आपको याद है ये कहा था कि अब हमें 27वीं तरमीम अगर करवानी पड़ी तो हमें मौलाना की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है मौलाना गुस्सा खा गया। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद कौसर काज़मी साहब। कौसर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, अब बात हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की, लेकिन हुकूमत बार बार इसकी तरदीद कर रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अगर कोई तरमीम नहीं है ज़ेर गौर, तो इतनी कयास आराइयाँ, इतनी स्पेकुलेशंस क्यों हो रही हैं? देखें, एक तो पार्लियामान का इस्तेहकाक है, कानून जो वक्त के साथ साथ जब जरूरत पड़ती है तो पूरी दुनिया में हमने ये देखा कि इन चीजों में तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। PMLN के बड़ा वाज़े मौक़िफ़ आपने देखा, न सिर्फ अता तारड़ बल्कि दीगर जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी खुल के इस बात का इजहार किया कि ना कोई इस हवाले से बातचीत हो रही है, ना हमारा कोई इरादा है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने सुना बारहा उन्होंने इस बात का इजहार किया और कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव है अदालतों के ऊपर और जजों की तादाद बढ़ाई जाए। देखें, वो हमारे इत्तेहादी हैं, मंशूर हमारा अपना है, वादे उन्होंने भी अवाम से किए हुए हैं और हर पार्टी का ये कोशिश होती है कि जो भी वादे वो करके आए हैं, चाहे वो स्पीडी जस्टिस हो, चाहे अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे हों, हमारी ये कोशिश है कि हम हर हाल में अपने वो वादे पूरे करें। तो अगर पीपल्स पार्टी इस हवाले से सोच रही है तो अभी तक उन्होंने PMLN से इस हवाले से कोई बात नहीं की। बिलावल की जो मुलाकात हुई है, आज से पहले भी वो लाहौर जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज साहब से मिलते रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मुलाकातें होती रही हैं। हमारे मुलाकात नहीं तो थोड़ा 1000 चीजें ऐसी हैं जो तवज्जो तलब भी हैं, जिन पे तबादला ख्याल की भी जरूरत है। एक अंदाजा लगा के बात करना, क्योंकि रवाज बन चुका है, हमारे बेशुमार यूट्यूबर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि बिकती हैं चीजें और झूठ बड़े जोर से बिकता है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं, वो कहते हैं ना कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो ये सारी चीजें सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उससे और इसी का एक शेर है कि वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। शायद शेर आपने याद किया। खैर, यूट्यूबर्स की बात भी चलें, कुछ हद तक मान भी सकते हैं, लेकिन लास्ट वीक फारूक सत्तार भाई आए, सीनियर रहनुमा हैं MKM के, उन्होंने भी ये बात की कि हमारे साथ ये कमिटमेंट की गई है, तरमीम का वादा हुआ है और यकीन दहानी करवाई गई है कि ये की जाएगी, और जो खासतौर पर लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से है, इस पर अमल किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखें, एक महीना तक जब हम कोशिश करते रहे 26वीं आईनी तरमीम के लिए, मौलाना से आपने देखा कि बारहा इंक्लूडिंग तहरीक इंतशार हर बंदा जाके मिला उनसे, तो उन मुलाकातों में भी 27वीं तरमीम के हवाले से या फिर 28वीं और 29वीं बातें तो बहुत हुई हैं। बातें तो अदालती निजाम इंसाफ को ठीक करने के हवाले से, क्योंकि माजी में हमने देखा साकिब नसार जैसी अदालतें थी,
उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब जैसी अदालतें थी जो कि पूरी हुकूमती मशीनरी को अपने कमरे अदालत में बुला लेती थी। फिर आपने देखा साकिब निसार साहब अपना असल काम छोड़ के, जो कि हजारों की तादाद में पेंडिंग केसेस थे, उनको शौक था पिंडी की गलियों में तहरीक इंतशार की इलेक्शन मुहिम चलाएं। उस वक्त शेख रशीद साहब के साथ मिलके बैरून मुल्क जाएं और वहां पे डैम के नाम पे फंड रेजिंग करें, जिसका आता पता ही नहीं है, पता नहीं क्या कहाँ जाता रहे। फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब जैसे अदालती निजाम था जो कि धरने से इमरान खान को बुला के एक चलती हुकूमत को 2017 का हवाला तो बड़ा जबरदस्त बनता है। उस वक्त मुल्क में तरक्की की रफ्तार आसमानों को छू रही थी। एशियाई खुर्दनोश की कीमतें क्या थी, सब्जियां किस कीमत मिल रही थी, डॉलर की कीमत क्या थी, पेट्रोल डीजल की कीमत क्या थी, चाइनीज सी पैक आ रहा था और बेशुमार मंसूबे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में चल रहे थे। उस चलते निजाम को रोका गया। ठीक है। अच्छा कौसर साहब, अभी ये दोबारा से 26वीं तरमीम जो है ना उसकी बात कर लेते हैं कि अब पीटीआई और कुछ वकला तंजीमें जो हैं वो ही कह रही हैं कि हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, लेकिन अभी तक हमने देखा कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी उनकी जो है सामने नहीं आई है। आपको लगता है कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है इस आईनी तरमीम के खिलाफ? देखें, एहतजाज एक जमहूरी हक है, चाहे वो बाहर करें, बेंच करें या आवाम करें, इसमें कोई वो हमारी तरफ से कोई कदगन ना है ना होना चाहिए। जहां तक आपने कहा जी कि बार के लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, उसी तरह चाहे वो सिंध बार हो, पंजाब बार हो, तो बेशुमार ऐसी बार्स हैं जिन्होंने इसके हक में बात की और तायीद की 26वीं तरमीम की। तो ये दोनों राय सामने हैं। तो एहतजाज अगर वो करेंगे तो उनका हक है जी। अगर उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं, मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि ये गलत हुआ है, हमने ये गलत किया है कि ये एक वन मैन शो होता था, कान से पकड़ के वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता था, एक शख्स जो है वो बाइख्तियार होता था, वो यूं करके वो इशारे करता था कि मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, 4-5 MPs MNA से तो मैं यूं इस्तीफा दिला दूं। अगर वो चाहते हैं कि उस तरह का निज़ाम इंसाफ आ जाए, फिर ये उनको कबूल नहीं है तो वो जरूर एहतजाज करें, लेकिन एक आइन का हिस्सा है, आइन पाकिस्तान है, अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे तो एक प्रोसीजर नहीं जाना चाहिए। वकला तो खास तौर पे आइन के ज़्यादा पासदारी करते हैं, कानून को पढ़े होते हैं, कानून के तालिब इल्म में। खैर उनका फैसला भी है, एहतजाज भी उनका बुनियादी हक है। खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स की तरफ आता हूँ। बुशरा बीबी की रिहाई हुई, सॉर्ट ऑफ असाई ऑफ रिलीफ पीटीआई हमने देखा, लेकिन ख्वाजा साहब का एक रीसेंट स्टेटमेंट है जिसमें कहते हैं कि नूरा कुश्ती चल रही है, ये तो रिलीफ की वजह से कुछ रिलीफ मिला है बुशरा बीबी को, हाँ माफ़ी तलाफी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़मीर तो जागे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से जो आज़ाद लोग थे, मैं उनको पीटीआई का तो नहीं कहूँगा ना, वो हैं, जिस तरह मुबारक ज़ेब हैं, पूरा उनका इलाका जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरीके से उनके भाई का नाहक कत्ल हुआ, और उसके बाद उस शख्स में जिस पे बौतान या इल्ज़ाम जो भी था, हमें तो उसका मेरे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उस शख्स को तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट दिया गया और मुबारक ज़ेब उसके मुकाबले में खड़े हुए और उन्होंने वो इलेक्शन जीता, और इलेक्शन जीत कर उन्होंने 26वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिया। तो पीटीआई क्लेम कर रही है कि वो भी उनका बंदा है, वो भी पीटीआई का और इमरान खान के नाम पे वोट लेके आया। तो ये इस तरह की चीजें थी जी, जो एक सिलसिला बन रहा था। आप देखें, अंदाजे भी होते हैं। पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि किसी किस्म की कोई डील की जो बातें हैं वो तो हमसे होनी है, हमें तो इस हवाले से कुछ पता नहीं। उस तरफ से ख्वाजा साहब का एक ट्वीट आ रहा है, उसमें वो इजहार कर रहे हैं, शायद उन्होंने अंदाजा लगाया हो कि किस तरीके से अवाम को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करके केपीके के तमाम हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक पे और पंजाब पे चढ़ाई की जा रही थी। अली अमीन गंडापुर आते हैं, कभी वो अवाम को आगे धकेल के डी चौक का लारा लगा के खुद बुरहान से होते हुए पत्थरगढ़ एक गांव है वहां से निकल के वो वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद डी चौक का फिर अवाम को कह के लोगों के बच्चों को रियासती इदारों के सामने झोंक के फिर वापस चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये शक व शबात तो डालती हैं, उसके बाद वो घंटों गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। बल्कि उनके जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी ये देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर सलमानी टोपी पहनी है, उन्होंने नजर ही नहीं आते, एहतजाज में आते हैं, वहां से निकलते हैं और फिर घंटों उनका पता नहीं चलता, और उसके बाद वो 12 जिलों का कह के ठीक है आपका मौक़िफ़ आ गया। कौसर साहब, ये बताइए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले लंदन गए और अब खबरें आ रही है कि वो लंदन से अमेरिका चले गए हैं। एक तो आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अमेरिकी इंतखाबात होने वाले हैं। खैरियत से गए हैं नवाज शरीफ साहब? कोई मुलाकात करनी है उन्होंने या कोई उनका ये प्राइवेट दौरा है? देखें जी, मियां नवाज शरीफ एक खालिस्तान जो उनका ट्रीटमेंट था ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, वो बरतानिया और अमेरिका दोनों ममालिक के अंदर उनके डॉक्टर्स भी हैं,
एक बड़े जेल के बाद जब वो गए थे, इन्होंने तो मजाक बनाया था। खैर मजाक तो इन्होंने उस खातून का भी बनाया था जिसने इनको मर के यकीन दिलाया कि वो बीमार थी। आपके सामने ये चीजें किस तरीके से तज़दीक का निशाना बनाया गया जब एहलिया मियां नवाज शरीफ की बेगम कुलसूम नवाज बिस्तर मर्ग पे थी, तो उन्होंने मजाक बनाया हुआ था कि जनाब ये फैमिली के लोग जब अंदर जाते हैं तो वो उनके साथ बैठ के खाना खाती है। एक लंबा अरसा इस बात पे वो इल्जाम लगाए गए और उसके बाद फिर एक और चीज सामने आई, नहीं जी वो तो उनकी डेथ हो चुकी है और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इलेक्शन के करीब उनको जो है उनकी खबर आएगी मौत की और इलेक्शन में अवाम की हमदर्दियां ली जाएंगी। ये सारे वो बोतान और इल्जामात साबित हुए। अच्छा, एक सच्चा साबित। कौसर भाई वो रवैया अगर उस वक्त था ना, अगर उस वक्त था नवाज शरीफ साहब के साथ जेल के अंदर सियासी कैदी थे, गलत था, उस वक्त वो कंडेमेबल था। और अब जिस रवैये की शिकायत तहरीक इंसाफ कर रही है ना कि वो खान साहब के साथ हो रहा है, वो भी गलत है। अगर ये ऐसा है, उन्होंने कहा कि उनको गंडापुर की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जो वफाकी और पंजाब हुकूमत है उसने बानी पीटीआई के साथ एक बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है और उनके साथ सही सलूक नहीं करी है, बुनियादी इंसानी हुकूक उनके, और ये रवैया भी तो गलत है ना। वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना पूरा मुल्क बंद कर देंगे अगर इस तरह की दोबारा से शिकायत आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, वो अवाम को जरूर कॉल दें एहतजाज की। उनकी जो केपीके की अवाम है, क्योंकि पंजाब से तो कोई निकलता नहीं, ना लाहौर से निकलेगा, ना पिंडी से निकलेगा, ना दीगर शहरों से निकलेगा कोई बंदे उनके साथ आएंगे केपी से। मेरी उस अवाम से दस्तबदस्ता गुजारिश है कि अली अमीन गंडापुर जो उनके वजीर आला है ना जी केपी के, उनको बांध के लेके आए साथ। क्योंकि अगर वो बांध के लेके ना आए ना, उन्होंने फिर रास्ते से वापस चले जाना है, उन पे शेलिंग होनी है, क्योंकि हम चढ़ाई की इजाजत तो देंगे नहीं। हम जी राब्ता मुनक़ता हुआ। ठीक, अच्छा कौसर साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि हुकूमत बार बार ये बात कर रही है कि महंगाई में कमी हुई है, इस हवाले से अदादो शुमार भी पेश कर रही है, लेकिन अवाम जो है वो महंगाई से तंग है। अवाम को क्यों नहीं रिलीफ महसूस हो रहा? कहीं खामियां रह गई हैं? देखें, कंपैरिजन कर लें आप, आज से 6 महीने पहले आप अशियाए जरूरिया जो हैं उनकी कीमतों का और आज आप उनका मुवाजना कर लें। आप खुद निकलें, जरा किसी डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाएं, किसी सब्जी वाले के पास, किसी फ्रूट वाले के पास, किसी तंदूर वाले के पास, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कीमतों में किस कदर कमी हुई है। आलमी सतह पे ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई के इशारे हैं उनमें कमी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तारीख की बुलंद तरीन जो है वो जो सतह है वो बुलंद हुई है, तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है। मसला भी ये है, ये तहरीक इंतशार क्योंकि सोशल मीडिया पे ये मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक अकाउंट को 12 लोग 11 लोग चला रहे हैं और हजारों की तादाद में उन अकाउंट का वो मामला है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा खुल के कहा है कि हमारे पीटीआई के अक्सर अकाउंट्स जो हैं वो जो बैरूनी हैंडलर है वो चला रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है यार कि झूठ को फैला सकते हैं। अवाम में अनारगी, अवाम में मायूसी फैलाना इनका काम है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप अगर ग्राउंड में निकले तो आपको पता चलेगा। मैं पंजाब का हवाला यहाँ पे जरूर दूंगा आपको। ये क्यों मरियम नवाज पे तनकीद करते हैं? अच्छा, एक जो आपका शुक्रिया, टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन एक जो पॉइंट आपने कहा ना कि कीमतें कम हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2.5 साल में जितना मैसिव राइज हुआ है ना, उस राइज पे कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है। वो राइज होना बंद हुई है कीमतें, यानी उस तरीके से चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन एज फार एज द परचेजिंग पावर इज कंसर्न, तो अभी बहुत बड़ा गैप मौजूद है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है और चीज़ों की प्राइसेस कितनी है। तो इसमें आप इतना क्रेडिट जरूर ले सकते हैं कि महंगाई उतनी नहीं हो रही, लेकिन क्या सस्ती हो रही है चीज़ें? हाँ, सस्ता नहीं कह सकते, बढ़ना कम हो चुका है। इंटरेस्टिंगली ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि फवाद चौधरी साहब से मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमा जो है ना वो इत्तेफाक करेंगे, मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमा इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी चौधरी मुस्लिम लीग नून, इट वाज सरप्राइजिंग एंड यस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और देखते हैं और क्या क्या होता है। अपडेट आपने कर दी है आपको कि इस वक्त क्या सिचुएशन है मुल्क में, सियासत के हवाले से, सेहत के हवाले से क्या सिचुएशन है, ये भी बता देते हैं। कराची के हालात जो है ना वो हम आए रोज इस तरह की खबरें दे रहे होते हैं, कभी डेंगू की बात कर रहे होते हैं, कभी मलेरिया की बात कर रहे होते हैं, और कुछ रोज पहले हमने इस पे सेगमेंट भी किया था। अब चिकनगुनिया जो है ना वो भी वहां पर तेजी से फैलने लगा है, जिसके पास अब तक 1500 से ज्यादा अफराद जो है वो रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि चिकनगुनिया के मरीजों को तेज बुखार होता है जी, जोड़ों में और हड्डियों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, और ऐसी अलामात अगर जाहिर होती हैं
तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। खैर हम भी यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट एड के तौर पे तो मौजूद ही हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, मरज़ क्या है, कैसे फैलता है, बचाव कैसे मुमकिन है। इसी हवाले से हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद खालिद मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि हमें हेल्प हो। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। हमने इससे पहले भी इस पर बात की है, बट चूँकि इशू इतना इंपॉर्टेंट है और फैल रहा है तो हमने कहा दोबारा आपकी मदद लें। ये क्या है चिकनगुनिया, इसके हवाले से बताइए, आमतौर पर अलामात क्या हैं, बेसिकली किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने इसको लेकर? देखिए, चिकनगुनिया जो है ये मच्छर के काटने से फैलता है। एक वायरस है जो जिस आदमी मच्छर के अंदर अगर जरासीम होते हैं, जब किसी को काटता है तो उसकी बॉडी में जाते हैं और तकरीबन 2 दिन से 5 दिन के बाद उसके अंदर ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। शुरू में बुखार होता है, बहुत तेज़ होता है। इसकी जो ख़ास पहचान है कि जिस्म में शदीद दर्द होता है, ख़ास तौर पे जोड़ों में इतना शदीद दर्द होता है कि आदमी ये बच्चा ये बड़ा हिलने जुलने से कासिर हो जाता है। कमर की जो जॉइंट्स हैं, हाथ पैरों के जॉइंट्स हैं, गर्दन के हैं, तो इसको तो हम मरीज़ जब आता है हम यूँ पहचान जाते हैं कि 2 आदमी पकड़ के ला रहे होते हैं। बच्चा हो या बड़ा हो वो चल नहीं सकता होता है, इतनी तकलीफ होती है। और ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन ये चीज़ें रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, बॉडी क्या बेजान हो जाती है क्या? मतलब टांगों में इतना जोर नहीं होता कि मरीज चल सके, मतलब ऐसी कुछ, या वीकनेस इतनी हो जाती है ऐसे? जोड़ नहीं, वीकनेस नहीं होती, जोड़ों के अंदर सूजन होती है और जोड़ जो है तकलीफ दे होता है। जोड़ उसकी मूवमेंट, जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट बड़ी तकलीफ दे होती है। तो बैठना, उठना, वॉशरूम जाना, लेटना सब मुश्किल हो जाता है। वैसे ये बीमारी जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब ये कि हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते तकलीफ देकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन बच्चों में, बड़ी उम्र के लोगों में जिनको कोई साथ में और कोई प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनके अंदर ये ज़्यादा तकलीफ दे साबित होती है। और इवन इसकी जो अलामात, जो जोड़ों का दर्द है, हफ्तों, महीनों, इवन कुछ लोगों में सालों तक चलता है। और इससे जो है चूँकि ये जिसको दर्द ठहरना कहते हैं कि दर्द करती है, ठहर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, डेंगू भी मच्छर से फैलता है। तो कराची में इस वक्त जितनी ये बीमारियां चल रही हैं ये सब मच्छरों की वजह से ही चल रही हैं। तो ये क्या डिफरेंट तरह के मच्छर होते हैं या सिर्फ उनके अंदर वायरसेस डिफरेंट होते हैं, और बचना कैसे है उनसे? वैसे मच्छरों से कैसे बचना है, ये तो है कराची में बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कराची की सिचुएशन हमारे सामने ही है। देखिए जी, ऐसा है कि ये डेंगू और चिकनगुनिया, इनका मच्छर एक नस्ल का होता है। मच्छर की कई 100 अक़साम है, जबकि मलेरिया का मच्छर मुख्तलिफ होता है। लेकिन मच्छरों की रोकथाम के लिए एक ही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये मच्छर जो है साफ़ पानी में या पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ नचोनुमा पाते हैं। पानी को ठहरने ना दिया जाए कहीं पे, अगर पानी कहीं रखा हुआ है उसको कवर किया जाए। ये जैसी जगहों पे जहाँ पानी जमा है उसको वहाँ से डिस्पोज किया जाए। इसके बाद 2 तरीके, तो कम्युनिटी प्रोटेक्शन होती है कि जी हमारे यहाँ सफाई सुथराई हो, मच्छरों की ब्रीडिंग ना होने दो। दूसरी जो चीज़ है जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, अपना इनफरादी तहफ़्फ़ुज़ है, मतलब घर में नेट लगाएं, मच्छर ना आए। इसके बाद इन मच्छरों की खासियत ये होती है ख़ासतौर पर डेंगू के और चिकनगुनिया के, ये सुबह के टाइम और मगरिब के टाइम, यानी जिस वक्त रोशनी कम होती है उस वक्त काटते हैं। उस वक्त खसूसी एहतियात रखनी चाहिए और कपड़े पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप कहीं बैठे हैं तो मोज़े पहने, अगर मुमकिन हो दस्ताने पहन लें और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। सबसे ज़्यादा चीज़ ये ज़रूरी थी क्योंकि ये अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, बच्चा बड़ा, उसका 15 से 20 दिन उसकी जॉब जाना मुश्किल हो जाता है, स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और तकलीफ इंतहाई शदीद होती है। देखिए, कंटेजियस इस तरह नहीं है, एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं लगता ये। जिसको चिकनगुनिया हो, अगर उसको मच्छर काटेगा, उसके बॉडी में जाके मच्छर रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा। कुछ दिनों के बाद वो मच्छर फिर एक चलता फिरता जो है ना वो इसका वो बन जाएगा हथियार, जो जिसको काटेगा उसको चिकनगुनिया होगा। तो जिस आदमी को चिकनगुनिया हो उसको एहतियात करनी चाहिए। कराची इस वक्त ज्यादा जो केसेस हैं चिकनगुनिया के कराची में क्यों आ रहे हैं? अगर तो वजह गंदगी या गंदा पानी होता फिर तो हमें समझ आता है, बहुत सारे गटर खुले हैं, सफाई का इंतजाम नहीं है, तो समझ आता है कि कराची में इस वजह से हो सकता है। लेकिन अगर साफ पानी में नशोनुमा पाता है तो वाई कराची इसका एपिसेंटर क्यों बन रहा है इस वक्त? क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं? देखिए जी, ये चिकनगुनिया जो है ना सारी दुनिया में मौजूद है, अफ्रीका में है, इंडिया में इसके एपिडेमिक्स हुए हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी हो रहा है। कराची में केसेस जब एक दफ़ा किसी भी इलाके में कोई जरासीम की बीमारी फैलती है वो मल्टीप्लाई होती है जब तक कि उसको रोका ना जाए, उसको रोकने के मेजर्स ना लिया जाए। कराची में इस तरह चूँकि मीडिया मौजूद है, यहाँ पे ज़्यादा प्रिंट मीडिया हर किस्म का है, तो यहाँ ज़रा सी खबर होती है उसकी जैसे फैलाव ज़्यादा होता है, जी ज़्यादा उसकी हाइप ज़्यादा बनती है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी अगर किसी शख्स को इनिशियली हल्का फुल्का बुखार होना शुरू हुआ है और या आपने जो अलामात बताई, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, यानी कि पता चल रहा है कि अब चिकनगुनिया होने जा रहा है, व्हाट आर फर्स्ट 2-3 स्टेप्स दैट ही और शी इज सपोज्ड टू टेक? उसको पहले 2-3 इक़दाम क्या करने?
जी देखिए इसमें दर्द को ख़त्म करना होता है। मरीज़ जो है उसका दर्द ख़त्म करना, उसको दर्द की दवाइयाँ देते हैं। पहले सादा दवाइयाँ देते हैं, अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए तेज़ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, उसको कंफर्टेबल रखा जाता है। एक दफ़ा जरासीम जिस्म में चले जाएं, ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि उसको आप जल्दी कोई दवाई देके उसको रोक सकें। वायरस है, वायरस की दवाई नहीं, जैसे बैक्टीरिया की दवाई होती है। स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है इसकी चिकनगुनिया की? नहीं जी, वैक्सीन तजर्बाती मराहिल में कई वैक्सीन है, लेकिन अभी तक कोई भी वैक्सीन इस्तेमाल के लिए अप्रूव नहीं हुई है। यानी इससे बचाव को वाहिद हल जो है वो यही है, बचाव का जरिया यही है सफाई। आपको सफाई जो है ना वो करके रखनी पड़ेगी, और साफ पानी जो है उसको कहीं पर खड़े नहीं होने देना। कोई बाल्टी में या कहीं पर भी आपको नजर आए कि साफ पानी है तो उसको ढक के रखें, या फिर उसको रखें ही ना, उसको निकाल दें वहाँ से। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेडिकल स्पेशलिस्ट। और चिकनगुनिया कैसे है, चिकनगुनिया होता क्या है, और जो उन्होंने अलामात बताई है ना, जितनी तकलीफ में पेशेंट होता है, मुझे तो डर लगना शुरू हो गया। कुछ हम भी देखें ना, दुनिया भर में बहुत कम जगहों पे ऐसी बीमारियां होती हैं, और हम सब बीमारियों को दोबारा से ले आते हैं हर साल। इसमें बहुत किरदार हमारी सफाई की हैबिट्स का है। हुकूमत का तो है ही, वो तो हम बार बार करते रहते हैं, लेकिन हम खुद भी, सफाई निस्फ़ ईमान है इस्लाम के अंदर। उसकी बुनियादी वजह है कि आधे से ज़्यादा मसाइल आपके सफाई हल कर देती है किसी भी हवाले से। मसला ये है कि हम चले ठीक है अपने घर को साफ रख लेते हैं, लेकिन हम अपनी गली को साफ रखते हैं, तो वो सबको मिलकर जो है ना वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पाकिस्तान साफ हो जाएगा पूरा, हम सब करेंगे तो। क्या आइडियल बातें कर रहे हैं आप, खुश कर देते हैं। बहरहाल ब्रेक से पहले इमरान ने खुश कर दिया, ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको खुश दोबारा खुश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। सुबह से आगे आप देख रहे हैं, और अगली स्टोरी जो है वो हमारी इंटरेस्टिंग भी है। आपने घड़ी क्यों देखना शुरू? मैंने घड़ी इसलिए देखी कि एक तो मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, और थोड़ा सा 11 AM इट्स काइंड ऑफ अ भूख टाइम। तो आपने जो कि कहा था कि वापस आके हम सरप्राइज करेंगे, वो सरप्राइज भूख के हवाले से है। जो ही खाने की खुशबू घर में आप दाखिल हो और आपकी पसंद की चीज़ बन रही हो, तो वो खुशबू भूख और बढ़ा देती है, और आप फ़ौरन अम्मी से पूछते अम्मी क्या बनाए या आज क्या बनाया आपने, और अगर वो पसंद की चीज़ निकल आई तो मज़ा आ जाता है। फिलहाल खैर हम घर के खाने की बात नहीं कर रहे, हम इस भूख की खुशबू को महसूस कराने के लिए आपको कराची में एक मुनफरिद दस्तरखान की बात करें, जिसे डाइनिंग इन डार्क का नाम दिया गया है। क्यों है ये मुनफरिद, ये भी बताऊं आपको। दिस इज एन इंटरेस्टिंग रीजन। कभी आपने ये सोचा है कि आंखों पे पट्टी बांध के आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आप सब कुछ महसूस करने लगते हैं कि मेरे इर्द गिर्द से कोई गुजर के गया है, ठीक है, कोई गुजर के गया, या फिर आपको खुशबू जो है उसकी हिस्स बड़ी तेज हो जाती है, सुनने की हिस्स बड़ी तेज हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, नाबीना है, उनकी जो परेशानी है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इस डाइन इन डार्क का कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारिफ करवाया गया। वैसे तो ये इंटरनेशनली था, लेकिन इसको पाकिस्तान में लाया गया है, और बड़े खूबसूरत अंदाज में ये वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मेहमान आए हैं और उनकी आंखों पे पट्टियां बांधकर जो है उनके सामने खाना रखा गया है। और ये काम किया किसने है? ये किया है शेफ अली तरीन और उनकी बहन जी, और फिज़ा तरीन की जानिब से। दोनों हमारे साथ मौजूद भी हैं, विल कनेक्ट विद देम। एक रेस्टोरेंट है, दोनों चलाते हैं, इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं या स्पेशल एबिलिटीज हैं उनको ट्रेन भी करते हैं, माशरे को कनेक्ट करने का काम भी करते हैं। सो दे आर वेरी स्पेशल टू अस, हमें हमारे लिए बहुत खास है। वो सोशल सर्विस भी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट भी था, बड़ा यूनिक भी था, तो हमने ये सोचा कि टाइम टू टॉक टू अली, या बाद में आए हम बाद में आ जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम जरा चाहते हैं। बिकॉज़ मैं इसलिए घड़ी देख रहा था, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो हम इस पे इन डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिल वक्त ये इंतहाई दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसका आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और इसको फरोग भी देना चाहिए, और आइडिया इस्लामाबाद, लाहौर यहाँ पे भी आए तो होना चाहिए ऐसा। अच्छा, यहाँ पर ना खास तौर पे जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, या कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ के लोग आए थे, और उनके अंदर इस एहसास को जगाने के लिए कि जो आपके यहाँ पर लोग काम करते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, डिसेबल हैं, तो उनकी ज़िंदगी किस तरह से होती है, उनकी हिस्से किस तरह से होती हैं, तो इस चीज़ को उजागर करने के लिए एक हमारा आपसे वादा है, इंशाल्लाह हम इन दोनों बहन भाइयों से इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको मिलवाएं, ताकि आप भी इनसे इंस्पायर्ड हो। इससे पहले कि हम टॉप ऑफ द आवर ब्रेक पे जाएं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताते जाता है, बिकॉज वी नो यू आर क्रेजी फॉर योर टिकटॉक्स। घर में बैठ के बनाते रहते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ तो बहुत ही फ़ैन है टिकटॉक की। टिकटॉक का जो बानी है, चीन का अमीर तरीन शख्स बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन, उसका सबसे रिच मैन टिकटॉक का बानी, एन ऐप मेड हिम द रिचेस्ट। एक ऐप ने उसको जो है ना दुनिया का या चाइना का अमीर तरीन आदमी जो है ना वो आधी दुनिया का तो बन ही गया है चाइना। आज हमारा टिकटॉक के बानी के एहसासों की मालियत जो है वो $49 अरब से जायद हो चुकी है। वो फर्म के बेस
20% शेयर्स के मालिक हैं और सिर्फ 20% शेयर्स के मालिक होके उनके 49 अरब डॉलर जो है ना, एक ऐप ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। पहले ये मोबाइली के नाम से ऐप होती थी, आपको पता है, फिर इसका नाम चेंज किया गया। मोबाइली या म्यूजिकली या मोबाइली म्यूजिकली, ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन। म्यूजिकली के नाम से होती थी, फिर ये चेंज हुई, टिकटॉक हुई, और में नाम वो डबल टी रास आ गया इनको। एंड इमेजिन नाउ माशाल्लाह ही इज यंग, और इनकी क्या बात है। खैर ये खबर थी। अब हमने जाना है ब्रेक की जानिब, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे वील हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। अल्लाह करे हमें लाइव अपडेट इस तरह मौका दें कि हम आपको मुकम्मल वो दिखाएं। बताना नहीं है कौन है, क्या बताना है? बता दें तो नहीं बताते नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि आप जो है ना बैठ के इंतजार करें, थोड़ा तजस्सुस होना चाहिए ना, आपको जरूर पसंद। चले एक हिंट दे देता हूँ, हमारे साथ वो शोबिस पर्सनैलिटी होंगी, वो सेलिब्रिटी होंगी जो खबरों की जीनत रहती हैं और अक्सर अपने कंटेंट की वजह से बहुत इन रहती हैं खबरों में, जब भी उनके बारे में सिर्फ यहाँ नहीं, वो उन्होंने जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, वहाँ पर भी बड़ा काम किया हुआ है। इसके ऊपर हम बड़े काम किए उन्होंने। आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आज का शो हमारा स्पेशल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे पास एक स्पेशल मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्या मॉडलिंग, क्या एक्टिंग, क्या मिमिक्री, और क्या रह गया है, क्या होस्टिंग, कुछ भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा, और हर इंडस्ट्री के अंदर, हर चीज़ के अंदर उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया था, और उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ती गई, तरक्की की, और अभी तक चढ़ती जा रही हैं। भाई बहुत बड़ा, ये तो बहुत कम खवातीन, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसी हैं जिन्हें एज अ ब्रांड जिनको लोग जानते हैं, बहुत सारी खबरों का भी हिस्सा रहती हैं ये सेलिब्रिटीज़, और ये उनमें से आई मीन टॉप ऑफ द लाइन 2-3 लोगों में आती हैं। जब हम बात करेंगे, मिलवाएंगे, तो आपको पता चलेगा। टॉक अबाउट लॉलीवुड फिल्म्स, टॉक अबाउट बॉलीवुड, टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, आई मीन क्या क्या बात करें। तो और फिर होस्टिंग भी ऑफ कोर्स न्यूज़ चैनल्स पे भी नजर आती रही। वी हैव नन अदर देन टुडे वीना मलिक। या वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है, तो वीना का तो नाम ही काफ़ी है। वीना, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आदाब टू एवरीबॉडी। इट्स ग्रेट टू हैव यू, सच अ प्लेयर एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। मॉडलिंग भी की है आपने, एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है, मिमिक्री आर्टिस्ट भी रही हैं। क्या रह गया करने के लिए, और क्या करना है अब आपको? आई थिंक चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरली आपके पास आती हैं, देन यू पिक एंड चूज। सो फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आई वाज लाइक नॉट रियली एक्टिव, तो अभी देखते हैं कि मेरे रास्ते में क्या। अच्छा, एक वक्त होता है ना व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, आपको उस वक्त इतने एम्बिशियस होते हैं आप कि कुछ भी करना है, ये चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वीना वाज दैट काइंड ऑफ गर्ल आई हैव सीन, इतनी एक्साइटेड, इतनी इमोशनल, फिर इतना कुछ किया, कंट्रोवर्सीज की जद में आई, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी कर गई जो नहीं करनी चाहिए थी, बाद में खुद रिग्रेट भी किया। Now how you see Veena Malik as a personality? I mean, having an experience of past like more than 1 decade, उससे भी ज़्यादा बल्कि, are you satisfied with what you have done so far? I think what you have said, like ज़िंदगी में जितना मेरे करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, I don't really see that I regret doing any project. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो so many things come in your way, और आप इतने एक्साइटेड होते हैं, आप कहते हैं I'm gonna do everything. मैं हर चीज़ पे अपना हाथ ट्राई करूँगी, और मैं देखूँगी कि मैं कैसे अच्छी चीज़ें कर सकती हूँ। एंड येस, लाइक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, और तब से इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, एंड बहुत अमेजिंग रहा, बिकॉज आप सीखते हैं, यू कीप पुशिंग योर लिमिट्स। इफ़ यू डोंट पुश योर लिमिट्स, like as an artist, आप हर चीज़ में नहीं जाते हैं, you don't push yourself, तो you don't really know. So it's good to go beyond limitations. As a person evolve हुई हैं? Oh, if I tell you, sometimes it happens that I can't relate to myself, the person I was yesterday. मेरे evolve होने का जो process है वो इतना तेज़ है कि it's just mind blowing and I just love it. नहीं, कुछ लोग होते हैं इस पर काम करते हैं कि मुझे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही वक्त के साथ मैं इवॉल्व कर गया। आपने काम किया अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर? Personal growth, of course, it matters because बहुत सारी चीज़ें ना, you put up with this question and there's so many things come up. Like handling fame at a very young age, it's not easy. The brutal criticism that I had faced, I was just a kid at that time. और उस brutal criticism को handle करना, उस fame को handle करना, and the amount of money you get, and the amount of attention you have, it's not easy. अच्छा वीना, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा की तलब है एक आर्टिस्ट के अंदर, जाहिर बात है आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन भी चाहिए, फेम भी चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा भी चाहिए, एंड वीना मेड दैट ऑल। लेकिन उसके बावजूद somehow at certain point ऐसा लगता है बीइंग अ व्यूअर that she was supposed to stop
to maintain that and you know then to, लेकिन different roles change होते रहे ज़िंदगी के अंदर. कुछ लाइफ भी ऐसी टफ बॉल्स कराती रही दैट यू हैड टू प्ले दैट वे, बट अल्टीमेटली कुछ सर्टेन डिसीजंस होते हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करने चाहिए थे. आर देयर एनी सच डिसीजंस दैट यू थिंक यार ये मुख्तलिफ हो सकता था जो मैंने किया? इन टर्म्स ऑफ माय करियर आई एब्सोल्युटली ओन इट व्हाटएवर आई डिड, एवरीथिंग, बी इट बॉलीवुड और पाकिस्तान. बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Bollywood has been like wonderful because the amount of appreciation you get there, I mean, that's unparalleled. You miss Bollywood? Not really miss, but I really cherish the time that I spend there. But yeah, when it comes to my personal life, personal life mein, there are things that this is something that I regret a lot, but apart from that, everything is just so perfect. So if I like, वैसे वीना has said कि मेरे से आपने बिल्कुल spontaneous कुछ नहीं पूछना, I need time to, लेकिन it's okay. अगर if Veena writes a book on her life, and I think you must, I'm telling you बहुत महंगी बिकेगी, और UK से publish करनी है, ठीक है? But if you write a book, what would be the title of that particular book? Heart Made of Glass and Mind of Stone. Oh, Heart Made of Glass, शीशे का दिल. शुक्र है हार्ट ऑफ स्टोन नहीं कहा. पत्थर दिमाग. Yeah, that's what we are. So this is what your journey have been. What was the most cherishable time that you enjoyed in your life? यार वो best time था मेरी life का. एक तो काम के हवाले से जो मुझे praise मिला, जो मुझे appreciation मिला, but जो true happiness है. Just recently I started spending time with my mom and dad, and the time that I spent with my kids. It was a sort of a sabbatical, एक long break था, and मैंने खुद लिया because I just wanted to see my kids grow. उन्होंने पहला कदम कब उठाया, उन्होंने पहला लफ्ज़ कब बोला, पहले दिन मॉम कब कहा, उनका दांत कब गिरा, how I dropped them off to school, how I picked them up, we still sleep together. So I think वो जो ज़िंदगी के 10 years मैंने अपने बच्चों के साथ दिन रात गुजारे हैं ना, and you know for the last few years that I'm staying with my mom and dad. अगर हम आपसे पूछे कि कुछ do's and don'ts के हवाले से हमें बताएं, to be a good wife or to you know ये चीजें यार ये करो ये नहीं करो for a good relationship. फिर अच्छी जिंदगी गुजर सकती है. Do you have something like 2-3 points in your mind? कभी-कभी ऐसा होता है कि when you go through worst, you actually know what you need. So my previous relationship was just like merely a paper contract. There was no physical reality to it. But yeah, I do this have... is an inkishaf to us for now. Okay, but yes, I mean being a woman, I am family oriented and I feel एक लड़की को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब एक होता है ना बाज़ औक़ात एक लड़की यूजलेस एफर्ट पुट करी होती है, you know एक ऐसी चीज़ इसके बारे में वीना ये समझती हैं कि यार ये नहीं करो, ये करती भी रहोगी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. वो क्या है? I think relationship में जैसे आपने पहले पूछा husband and wife, it's a very very prestigious relationship. ये अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही पेयर्स में किया है. The first and the foremost thing comes is respect. Not just respect के आप जनाब, respect who you are, respect what you want, what your aspirations are. For a woman, that person should be your hero, and for a man, your woman should be your heroine. अच्छा कंप्यूटर में की होती है Control Z, उससे undo हो जाती है चीज़. If I give you this option that you have a Control Z option in your life and undo one thing. My wrong marriage to a wrong person. I would just undo it. That's cool. This was quick, and you said you cannot answer like quick answer नहीं. ऐसा नहीं है, मैंने इनको बोला है. हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं. Let's start with it. मेरी बड़ी फेवरेट है ये. उसमें ये कि वो तस्वीरें थोड़ी सी फनी भी हो सकती हैं, या थोड़ी awkward भी हो सकती हैं. हमारी बड़ी जो political personalities हैं. जो तस्वीर को देख के पहला जुमला आपके माइंड में आए वो आपने बोलना है, और वो पहले ही चाहिए हमें. Let's do it. Uncut. Started जी. दिखाएं पहली पिक्चर. फवाद चौधरी साहब. इस पिक्चर को देख के बताएं आपके जहन में क्या आ रहा है? ऐसा मुंह कब बनता है? When you see a lot of food. Next जी. सर मौलाना साहब तो हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल इंसान हैं. वालेकुम सलाम सर. अच्छा चलो जी नेक्स्ट. ओके. माई आवेगा मैं फुलाना ले धरती सजाऊंगी. या. ओके. नेक्स्ट कैप्शन मियां साहब. ओह फेमस पिक्चर. वही मुझे क्यों निकाला? अच्छा क्यों निकाला? ओके जी. नेक्स्ट. मतलब इनको वैसे ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए. नेक्स्ट. साइन. ही इज ड्रीमिंग. ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को बेस्ट कैसे बनाना है. नेक्स्ट. ओह शेख रशीद साहब तो इज फेमस फॉर निहारियां एंड पाए ना, तो कैप्शन क्या होगा? guy on his business.
ओके जी, नेक्स्ट। This is last time I heard. हाँ, हम वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। फेमस डायलॉग आपने बोल दिया। जबरदस्त, क्लैप क्लैप क्लैप। इट वाज गुड, अच्छा लगा हमें और बहुत जबरदस्त था। अच्छा ये बताइए, वीना एक्ट्रेस, वीना मॉडल, देन वीना इज होस्टिंग अ कॉमेडी शो, थिएटर टाइप शोज, यानी कि ऑन न्यूज चैनल्स वी हैव सीन, और फिर वीना इज होस्टिंग एन इस्लामिक शो। तो व्हाट वाज इट, आई मीन वो ट्रांजिशन फॉर द सेक ऑफ ट्रांजिशन था क्योंकि हमें करना पड़ता है बीइंग एन आर्टिस्ट जो हमें मिले, या फिर एज अ पर्सन वीना वाज यू नो एक ट्रांजिशन में थी और उन्होंने चेंज किया? व्हाट वाज दैट? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो मैंने की, पीपल टेक इट जस्ट एज के शायद वो मेरा एक काम था, बट ऑब्वियसली फॉर द पीपल, बट द सर्टेन शोज जो दे टेक अ टोल ऑन यू. I think when I hosted a religious show, it played such a huge part in my life. बॉलीवुड गई, बिग बॉस किया, देन रिलीजियस शो किया, तनकीद हुई, ट्रोलिंग हुई, दुख होता था, तकलीफ होती थी? Obviously, I mean, people love वो predictable रहना चाहते हैं. What you do next, and I am unpredictable for my own self. How do I predict what I'll do tomorrow? So जिंदगी में क्या होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, उनको सेम ही चीज़ देखना है. अगर आप इंसान की फितरत है, वो चेंज पसंद नहीं करता है मोस्टली. When it comes to criticism, I would say that the kind of criticism I faced, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने वो क्रिटिसिज्म फेस किया. What was the best compliment and by whom? आपको किसकी तरफ से मिला, कोई जो अच्छी बातें करते हैं कि यार वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था, किसी ने आके दिया, either some celebrity or anyone? I think I must like to talk about my support system here in Pakistan, because मुझे हमेशा पाकिस्तान की जो showbiz fraternity है and the people in Pakistan, like all. Who's your best friend in showbiz, by the way? I don't have no best friends anywhere in the world. And who is the worst enemy of yours? And at the moment, my best friend is Shahryar Chaudhary. That's all. But otherwise, showbiz. He's just your best friend? Is he just a best friend? आपका Instagram तो कुछ और कहता है. He's just everything. He's everything. Tell us about him. I don't know how I started. My heart racing. Blushing, huh? Somebody who just makes you just feel safe and free. Making you feel safe and free is something like wow. Somebody who's just so confident in his own skin, and that confidence reflects on your other half too. A person, the most amazing features, his face makes me look like, I see at his face and I'm like, damn, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में I haven't seen a face like that. And then his wit, his humor, he memorized the entire Quran Pak. Oh, nice. He has got education, he's hardworking, he has been through so much in his life. That's great. But the way he protects me, so अब नज़र भी लग जाती है ना, और हम लोग पाकिस्तानियों में तो लोग बोलते जल्दी लग जाती है, और मुझे लोग बोलते हैं लगेगी, बट मुझे नहीं लगता लगेगी. If you're like taking a decision for your life, उसको नज़र ना लगे. अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक दे दें बहुत. अच्छा जी, हम क्विकली, हमारे पास एक सेगमेंट है या गेम भी कह सकते हैं, ठीक है? So we have certain picture of say like famous personalities. हम ये चाहते हैं कि वीना मलिक उनको एक मशवरा दें. हम डिस्प्ले करते हैं पिक्चर. So first picture, जी, शान. शान, ये तो डॉन है पाकिस्तान. इनको एक मशवरा दें, जो भी आपके मन में. Please Shan, do more movies. You're just like Al Pacino of Pakistani film industry. He should. I want to see more on the screen. He should, yes. Yeah, इतनी कम films करते हैं. The best we have. Next. Okay, next. Sayyid Noor Saab. Sayyid Noor Saab should have given और एक्ट्रेस. सारे अच्छे मशवरे पॉजिटिव नहीं देने, कुछ कंटेंट भी चाहिए हमें. जी, सैयद नूर साहब को ना और एक्ट्रेसेस को भी चांस देना चाहिए था. ही वुड हैव जस्ट, ये बहुत अमेजिंग काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट. मोमी यार, मोमी जो है ना, इज वेरी कूल, बट ये बहुत हर वक्त फ्लेक्स करता रहता है ना, बट ही इज कूल. तो मशवरा इज मोमी फ्लेक्स कम किया करें, और क्यूट ज्यादा लगा करें. व्हाट यू आर. ओके, नेक्स्ट. दिस वाज गुड बाय द वे. मीरा जी, मीरा जी, आई लव यू. बट आप इंग्लिश ना बोला करें, खामखा लोग ऐसे फजूल बातें करते हैं. आपका जो दिल किया करे वो आप उस ज़बान में. उनका दिल ही तो इंग्लिश में करता है, वो दिल तभी तो फिर बोला करें आप. लोगों की परवाह मत किया करें, फुल बोला करें. माहिरा खान. मशवरा क्या है माहिरा के लिए? I think she was very cool VJ, right? She was, yes. She was. मैं तो फैन था उसका. She should come back again.
Myra As should- VJ. As VJ. As VJ. Yeah. Okay. 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 Next. जी फवाद फवाद. खान. Okay. I guess he should just make a comeback to the dramas, right? Because people loved him. है ना? कम काम करते हैं, इनको वापस आना ड्रामा चाहिए. में आना चाहिए. ड्रामा में आना चाहिए. Next. अली ज़फ़र. अली ज़फ़र. भाई हाजिर है. Ali Zafar's and my journey almost started together ना. हम लोग इकट्ठे like we used to do ads and everything. Suggest something to Ali. कि बूढ़े हो जाएं, प्लीज बूढ़े हो जाएं अली. नहीं, stay like that. क्योंकि नहीं हो रहे अली सेम. हमने बहुत 20 साल पहले सिर्फ छन्नो Listen, अभी जो है ना new 35. 35 is new 25. is new 25. And when I will reach to a point of inshallah 70, तो that would be new 30. New 30. तो हम इधर ही रहेंगे. It's all about number, it's all about It's mind, all about- it's all about brain. Just Do we have between another picture? 25 and 30. 35 and 30. ऐसे बूढ़ा होना ही नहीं हमने. That's Mira's formula. जी प्लीज कोई और पिक्चर दिखाएं. आतिफ असलम. Atif Aslam has got such intense voice. I would say just मशवरा. take care of your voice. It's just so unique. Do you sing sometimes? Like to sing? कभी गुनगुनाती हैं? Yeah, कभी. कुछ थोड़ा सा सुनाइए ना. For the audience. Anything. ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं. Wow. अरे वाह, What a beautiful song. The legendary Nayyara Noor. So close to my Wow, heart. this is beautiful. And it's not easy to sing Nayyara Noor साहिबा. आप बड़ा खूबसूरती से आपने उनकी आवाज़ गाया. इतनी So प्यारी है. talented. माशाल्लाह. Am I? Yeah, you are. कुछ नया करने जा रही हैं जो लोगों को सरप्राइज कर दे. Other than the life we see and that you're gonna make, उसके अलावा कुछ Any new ऐसा जो हम project जो हम लोग forward करें. Future का I always take a leap of faith. मुझे कुछ नहीं पता. I don't know. कुछ अभी Things- अंडर डिस्कशन है, things- ऑन द yeah. टेबल है कुछ अभी. My platter when it comes to work, it's been always full. I always keep getting offers. But yes, one thing is that there were times when जब आप शुरू करते हैं तो आप सिर्फ काम ही कर रहे होते हैं. आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं होता है. Like nothing. But now I have my parents, I have my kids, and I have him. So I think मैं काम करना चाहूँगी. But there's lots of things coming. It's fashion, TV, films. मैं देखूँगी कि what I'm gonna get into. And obviously everybody would get to know. अच्छा वीना, फाइनल क्वेश्चन. Yeah. शादी का क्या इरादा है? I believe in marriage. I believe in this institution. हम देखेंगे कुछ आने But, वाले वक्त में. If it's not wholesome, if something is, even it comes to relationship. मुझे लोग पूछते हैं love. To honestly, when I look back in time, I can't even make out कि true love क्या होता है. True love, I just actually feel it now. That how somebody could just respect you the way you are. Yeah. In terms of marriage, जिस तरह की मैं बंदी हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी भी अकेले बहुत अच्छे गुजार सकती हूँ. Veena, such Thank you a so much. great conversation. Thank you. And you are the guest. जब हमारे सामने इतने मेहमान आके बैठते हैं, but when we were discussing that Veena is coming, I was quite satisfied कि हम कोई भी बात कर लेंगे किसी भी हवाले से. She is the one जो comfortably जिनसे हम बात कर सकते हैं. Absolutely. And thanks a lot for being that open. Kind to me. लोग तो इतना brutal होते हैं, and still I'm kind to them. Oh, we love you. That's why we love Veena Malik, the very talented Veena Malik. इन सब से आगे उनसे जो बातें हुई, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी. मुझे तो बहुत मज़ा आया. आई एम श्योर इमरान को भी मज़ा आया होगा. जो देखने वाले हैं वो हमें सोशल्स पर बताएं हमारे कि वीना के साथ जो है हमारी बातचीत उनको कैसी लगी है. एक्सक्लूसिव कंटेंट. आई मीन आपके लिए स्पेशली हमने वीना को इनवाइट किया और वो आई भी, तो उनका बहुत शुक्रिया भी. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने सीखा भी होगा. और फिर एंटरटेनमेंट तो चलती है. आर्टिस्ट का एक काम है भाई. आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ें जिसको आप बहुत सीरियस ले रहे होते हैं ना, वो आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहा होता है. इस बात को रियलाइज़ करें. इस पॉइंट के ऊपर आई थिंक हम एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आते हैं. आप सबसे आगे देखते रहिए और साथ में ब्रेक के बाद खुशामदीद. जैसा कि हमने वादा किया था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी बड़े ख़ास लोगों से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एक बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही मुनफरिद किस्म का डाइन इन डार्क का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवाया है. और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये कि यहाँ पर जो शेफ्स मौजूद थे ना, वो भी ब्लाइंड थे. वो भी ब्लाइंड थे. वाओ. इस वक्त हमारे साथ ये दोनों अली और फिजा मौजूद हैं. हमने वादा किया था तो निभाना तो पड़ना था भाई. ऐसे नहीं हो सकता. वी हैव कनेक्टेड विद देम. थैंक यू वेरी मच अली एंड फिजा. हाउ आर यू गाइस? क्या हाल है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग.
अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ये डाइन इन डार्क का कैसे आया आप दोनों को कि ये करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट भी होगा? डेफिनेटली जी, बेसिकली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, डिसेबिलिटी इंक्लूजन पे काम करता हूँ। तो आज से 4 साल पहले हम एक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए थे जो कि ग्लोबल कॉन्सेप्ट है डाइनिंग इन द डार्क का। तो हमने कहा कि लेक्चर्स से अवेयरनेस बहुत हो गई, अब हम कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस कराया। जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट मैंने जैसे कहा कि डाइनिंग इन द डार्क है, लेकिन पाकिस्तान में हम इसको मज़ीद यूनिक ऐसे बनाते हैं कि हम जो खाना सर्व करते हैं लोगों को वो विजुअली इम्पेयर्ड शेफ्स ने बनाया होता है। और जो मेरे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड शेफ़ हैं। तो और पहली दफ़ा भी हमने खाना फ़िज़ा से बनवाया था और अब उनकी टीम जो है वो ये खाना सर्व कर रही है। फ़िज़ा से तो हमने ये गुड लेना है, फ़िज़ा कैसे मैनेज करती है। हमारे यहाँ तो अक्सर ख़वातीन इस वजह से उनके शौहर नाराज़ हो जाते हैं कि यार नमक ज़्यादा डाल देती हो, मिर्च ज़्यादा हो जाती है। यानी कि बड़ा टेक्निकल काम है टू बी ए शेफ़, एंड आपको जब दिख ना रहा हूँ तो फिर तो और मुश्किल हो जाता है। फ़िज़ा हाउ यू डू इट यार, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन मेरा पैशन था इसलिए मैं इसमें बहुत फोकस्ड हूँ और पैशन है तो इसको अचीव करने के लिए कोशिश करती हूँ। और क्योंकि हर चीज़ जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से होती है तो ऊपर नीचे होने का मसला नहीं होता, हर चीज़ का बैलेंस होता है तो फिर सब कुछ फ्लेवर भी आपका बैलेंस में आता है। सही। अच्छा अली, ये बताइए यहाँ पर जो जिन लोगों को आपने इनवाइट किया, जो यहाँ पर आए, जिनको आपने ये एक्सपीरियंस कराया कि कैसी ज़िंदगी होती है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की, उनका रिएक्शन कैसा था? कैसे उनको महसूस हुआ कि वाकई में आपकी जो बाकी हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं इफ़ यू आर नॉट सीइंग, इफ़ यू आर इन डार्क? अच्छा, वो अक्टूबर का महीना है। बेसिकली अक्टूबर का महीना जो है वो वाइट कैन डे आप लोगों ने भी सेलिब्रेट किया होगा और डिसेबिलिटी अवेयरनेस और ब्लाइंडनेस की अवेयरनेस का होता है। तो इस पूरे महीने में हमने तकरीबन 6 डाइनिंग इन द डार्क के सेशंस किए और डिफरेंट ऑडियंस के साथ किए। हमने स्कूल्स के 3 क्लास के बच्चों से लेके डिप्लोमेट्स, कॉन्सुलेट्स से लेके और अभी रिसेंटली जो है हमने कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ किया था। सबका एक्सपीरियंस, सबका जो एक तजर्बा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा ज़बरदस्त था। और वो जो बात हमारे बारे में कही जाती है कि ओके आपके ये वाला सेंस तेज़ होता होगा और ये वाला सेंस वीक हो जाता है, तो वो बेसिकली वो ये कहते हैं अच्छा द मोमेंट जिस टाइम पे हमने ब्लाइंड फोल्ड लगाया है हमें तो आसपास की आवाज़ तेज़ आना शुरू हो गई, हमें तो खुशबुओं से महसूस होना शुरू हो गया। और सबसे बढ़ के जो वो बात करते हैं वो ये है कि जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या जो ब्लाइंडनेस का सामना करते हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। बिकॉज़ ये जो डाइनिंग इन द डार्क का सेशन होता है हम 40 से 45 मिनट के लिए लोगों को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद जब मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मैं आप लोगों को भी सुनाऊँगा, तो वो फिर लोगों को उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं कि जी आप अगर किसी को 40 से 45 मिनट के लिए ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं तो एक अलग सुनहरियो है। लेकिन एक शख्स, क्विक क्वेश्चन है अली, एक तो ये है कि आप एक तो शख्स है जो ब्लाइंड है, ही इज़ ऑब्वियस और शी इज़ ऑब्वियस कि मैं नहीं देख सकती हूँ और मुझे इसके साथ ही अपने क्या कहना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना है टू हैंडल विद द सिचुएशन। और एक है कि ओकेजनल, यानी कि मुझे पता है कि मैं देख सकता हूँ बट फॉर द टाइम बीइंग मेरी आंखें बांध दी गई हैं तो मैं वापस आ जाऊँगा रोशनी की तरफ। आई बिलीव ये दो मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं। तो क्या आपको कुछ सर्टन टाइम चाहिए होता है बिफोर टाइम, खाने से पहले, कि इतना टाइम दे दें इस शख्स को ताकि ये उसका आदी हो जाए कि नहीं अब मुझे इसी डार्कनेस के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हम बिल्कुल टाइम नहीं देते। हम इंटेंशनली जगह को रिवील नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर एक हम बिल्डिंग में कर रहे हैं तो जहाँ पे डाइनिंग इन द डार्क हो रहा होगा या डाइनिंग एक्टिविटी होती है वो हम जगह भी जानबूझ के रिवील नहीं करते। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनको एक जगह पे गैदर करते हैं। दूसरे मरहले में हम उनको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, हमारी ट्रेन टीम उनको ब्लाइंड फोल्ड करती है। तीसरे मरहले में जब वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं तो उनको हम वॉक करा के वाइल दे आर ब्लाइंड फोल्डेड उस जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पे डाइनिंग इन द डार्क की एक्टिविटी हो रही है। और चौथे मरहले में हम उनको खाना सर्व करते हैं और हम कहते हैं कि अब आपको जो है वाइल यू आर ब्लाइंड फोल्डेड अब आपको खाना खाना भी है, आपने एंजॉय भी करना है,
और इसके साथ कोप अप भी करना है। बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे मजे का माहौल होता होगा। अली एंड फिजा, थैंक यू सो मच, बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है आपका और ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए वी लव दिस टू हैव दिस एक्सपीरियंस। प्लीज आप जब इस्लामाबाद में आए तो हमें जरूर बताइए, या जब हम कभी कराची आते हैं तो जरूर हम ये चाहेंगे कि हम भी ये एक्सपीरियंस करें और उसके बाद हम वहीं से एक सेगमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे जरूर। और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। फिजा और अली दोनों ब्लेसिंग है हमारे लिए, एक ऐसी ड्राइव को लेकर चल रहे हैं जो हमें बहुत हद तक कुछ ऐसे ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स आती है जो उमूमी तौर पे हम फील नहीं कर पाते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट एवरी पर्सन जो कि किसी भी स्पेशल एबिलिटी के साथ है या उर्फ आम में डिसेबिलिटी के साथ है। सो हमने कोशिश की कि हम इस पे बात करें। अब एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहें। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई ज़रूरी है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है और इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। पाकिस्तान को ज़रूरत भी बहुत है। रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। WWF इसको लेकर चल रहा है। सैलाब से खतरात हों, शजरकारी हो, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मुख्तलिफ इम्पैक्ट हों, खुराक पानी के वसाइल बेहतर बनाने हों, WWF एक ऐसा इदारा है जिस पर काम कर रहा है। एक तो हम WWF को जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ऑल अबाउट, और उसके साथ साथ जो रिचार्ज प्रोग्राम पाकिस्तान है इसको भी जानेंगे। वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी अबाउट दिस, सीनियर डायरेक्टर WWF फवाद हयात हमें स्टूडियोज में लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा इस पर बात करते हैं। फवाद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। वी नो बहुत से लोगों के लिए WWF एक फिनोमिनन होगा जिसके बारे में वो जानना चाहेंगे। आयशा ऑफियर कह रही थी कि पहले रेसलिंग का होता था एब्रीविएशन, लेकिन WWF क्या है, कैसे काम करता है और कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? थैंक यू सो मच जी। WWF जी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है जी। पाकिस्तान में 1970 से काम कर रहा है, बिन देयर फॉर अबाउट 54 ईयर्स जी। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम वी वन ऑफ द बिगेस्ट इन द ग्लोबल सिनारियो जी, और तकरीबन 100 मुल्कों से ऊपर WWF काम कर रहा है, तो एक इंटरनेशनल इदारे की हैसियत से ये मौजूद है। और हमारा मकसद जो है वो बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन की तरफ है जी। कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, हुकूमत के साथ काम करते हैं, तमाम रीजन्स में काम करते हैं जी। वी स्प्रेड अक्रॉस दी एंटायर कंट्री जी। आप नीचे से कोस्ट से शुरू करें, ऊपर तक आ जाएं जी, माउंटेन्स तक है। वी वर्क इन एवरी रीजन, एवरी प्रोविंस, एवरीवेयर जी फॉर दैट मैटर। और पिछले 54 साल से मुख्तलिफ थीमेटिक एरियाज़ के अंदर काम किया जा रहा है। और रिचार्ज पाकिस्तान जो है, जिसका भी आपने जिक्र किया, ये नया प्रोग्राम है जी। स्पेसिफिकली फ्लड के ऊपर, फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम है जी। 2010 के बाद जब से सैलाब आने शुरू हुए, 11, 12, 13, 14 के, और फिर 2022 के जो सैलाब आए उसके आपने देख लिया कि 2010 में तकरीबन $10 बिलियन लॉसेज हो गए। अभी 30 बिलियन तक एक्सपेक्टेड लॉसेज थे जी, सारे जो आए इनकर किए गए। तो उसके बाद बड़ा ज़रूरी है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो, इनिशिएटिव हो जो रिंग फेंस करे और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ जाया जाए, इस पानी को इस्तेमाल किया जाए। हम जब पानी को देखते हैं तो हम सिर्फ एक ही एंगल से गालिबन देखते रहे, लेकिन WWF या जो माहिरीन है वो उस तरह नहीं देखते। अगर कोई थ्रेट आता है उसके साथ चैलेंज भी आता है, उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी आती है। आपके पास फ्रेश वाटर आ रहा है जी, उसके साथ उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। तो रिचार्ज पाकिस्तान 3 सूबों के अंदर काम करने जा रहा है जी, और 2 बड़े वाटरशेड्स के अंदर काम कर रहा है। आपने बताया कि आप गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर ये मसला नज़र आता है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत मसाइल हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम ये स्मोक वाला इशू भी देख रहे हैं, फिर पानी की आपने बात की, सैलाब की वजह से जितने नुकसान हो जाते हैं। टॉप प्रायोरिटी पर आपको ये इशू नज़र आता है? देखिए, प्रायोरिटी तो नजर आती है जी, क्योंकि अगर हुकूमत भी साथ ना दे तो शायद हम भी यहाँ तक ना पहुँच पाएं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी है जी, शायद हर बंदे का अपना रोल है। दूसरी तरफ अगर चीज़ गौर से देखी जाए तो जिस तरह आपने कहा, मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल मसल हमारा काम है, तो अगर हम समझते भी हैं कि मसला है और उसका हल करना है, तो शायद हमारे पास वो फाइनेंशियल स्प्रेड नहीं निकल पाता। और यहीं पे WWF इज ट्राइंग टू प्ले अ रोल एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटीज कि जी हम इसको लेके आगे चलें। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि 78 मिलियन US फॉर द 7 ईयर्स ओवरऑल इस प्रोग्राम के लिए, इसकी फर्दर बाइफर्केशन क्या है? आई मीन कितना पैसा किस तरफ आपका फोकस है कि जाए? चूंकि आई बिलीव इट्स अ मल्टी फेजेस थिंग एंड मल्टी फेज थिंग जिस पे आपने जाना है। जैसे आपने ज़मीन को दोबारा काबिल काश्त बनाना है, वाटर स्टोरेज के मसाइल हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो आपने कैसे वसाइल की तकसीम कैसे करी है WWF? इसमें 2 चीज़ें हैं जी। पहले एक तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो एक रामसर कन्वेंशन है जी, जो बेसिकली वेटलैंड्स की बात करता है कि अच्छा यहाँ पे पानी नेचुरली स्टोर हो सकता है। उसके अंदर को लगभग 11 साइट्स हैं मुल्क के अंदर जो हैं, जिनमें से हमने 6 पे काम करना शुरू किया। अभी जिस तरह आपने बिल्कुल राइटली सो जी, फेज 1 है तो 3 साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, 78 मिलियन है। वी एक्सपेक्टिंग कि 3 से 4 साल के अंदर हम अगली 3 साइट्स को जब ये कुछ कर लेंगे तो ग्रीन क्लाइमेट फंड से बाकी पैसे लाके बाकी 3 साइट्स वो 3 साइट्स कौन सी इनिशियली जो अभी जिसके ऊपर हम कर रहे हैं जी, वो डेरा इस्माइल खान से हम डेरा और रमक को के टका रहे हैं जी। फिर हम सिबी से
चक्कर लहरी को कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और फिर दादू से हम मंशर लेक के ऊपर एग्जैक्टली जी, और अगला जो है वो फिर तौंसा है, और फिर इंडस वाटर रिजर्व है जी, वहाँ के ऊपर इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो 6 साइट्स के ऊपर, तो अभी 7 साल समझें कि 3 साइट्स के लिए। जब इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा $70-80 मिलियन इंशाल्लाह, तो ये 6 साइट्स पर चला जाएगा। और प्रोजेक्ट इनिशियली कंसीव किया गया था $150 मिलियन का। मसाइल हमारे उससे भी बड़े हैं, हम 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करें, पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है क्लाइमेट चेंज का? देखिए, सबसे बड़ा तो जब आप ओवरऑल देख रहे होते हैं तो 2 उसके पर्सपेक्टिव। एक वो है कि जब हम कहते हैं कि जी वेस्ट ने कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट एरा, इंडस्ट्रियल एरा के ऊपर गए और हम उसके चैलेंजेस को करें। एक ये है कि जो हमने खुद कुछ करना है जी, और हमारे मसाइल छोटे छोटे शायद कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया स्मॉग का, तो स्मॉग में तो हमारी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी शामिल हैं। पानी की बात अभी हमने की, तो हमने कहा जी 88% जो ओवरऑल डिजास्टर्स हैं वो फ्लड्स हैं, वो पानी आ रहा है, लेकिन अगर उस पानी को इस्तेमाल कर लिया जाए। अब WWF की अगर मैं बात करूं तो 10-15 दिन पहले की बात है, हम लोग बगरोट वैली में थे, तो वहां पे फ्लड फ्लो है जी, तो वाटर पाथ है, चैनल बना हुआ है, लेकिन जब सिल्ट आती है वो भर जाता है। जब भरेगा, आइंदा सैलाब आएगा तो पानी डिस्पर्स होकर आबादियों को खराब करेगा। हमने क्या किया, हमने वो फ्लो पाथ क्लियर कर दिया। हम इस प्रोजेक्ट में भी ये कर रहे हैं। हम वो फ्लो पाथ जब क्लियर करते हैं तो आसपास की आबादियां आराम से सो सकती हैं, सैलाब आए, जब पानी आएगा वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम आगे क्या करें, सिर्फ फ्लो पाथ से पानी को ठीक नहीं करना जी, पानी तो आ गया, उसको कहाँ लेके जाना है, उसको जब स्टोर करना है तो हम स्टोरेज सिस्टम्स बना रहे हैं जी, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि वो इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। उसके अंदर इंडिजिनियस नॉलेज भी शामिल होगा। एक मिसाल है, गेबियन बांध बनता है, उसके अंदर पत्थर लग जाते हैं, तो अभी हमने क्या किया, ऊपर उसके अंदर इंडिजिनियस नॉलेज विश मिलो जो है वो हमने उसके अंदर डाल दिया, ताकि थोड़ा सा एक हाइब्रिड के अंदर चले जाए। अब बिल्कुल ग्रे के अंदर ना जाए, प्लम कंक्रीट से निकल के इन एक्टिविटीज के ऊपर जा रहे। पानी आ रहा है, फिर आप उसको स्टोरेज के अंदर लेके जा रहे हैं, जब वो वहां पे होगा वो आपका वाटर टेबल रिचार्ज करेगा। दैट्स द होल पॉइंट कि वो रिचार्ज जो है वो करे, क्योंकि वाटर टेबल को भी इंक्रीज करना है, रीयूज करना है उसको, एग्रीकल्चर के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, लोगों के लिए। जब साफ पानी आपके पास आ जाएगा तो आप उसको करेंगे। फिर जो सैलाब आ रहा है उसके लिए फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स बना रहे हैं ताकि आबादियां डैमेज ना हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो आप जो कि हाईलाइट भी कर रहे हैं, इससे पहले सिंस लास्ट लाइक 5 डेकेड्स आप लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है इंटरनेशनल फोकस की? ये मैं क्वेश्चन आज आपसे बीइंग अ प्रोफेशनल, क्योंकि आपका क्लाइमेट सब्जेक्ट भी है और उसके साथ साथ बीइंग अ पाकिस्तानी भी आपकी एक मैं ऑब्जर्वेशन नोटिस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 2-3 कंट्रीज़ के अंदर है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। तो जो ओवरऑल इंटरनेशनल फोकस है पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? यू थिंक नहीं, वर्ल्ड शुड थिंक मोर अबाउट इट और ज़्यादा फोकस करना चाहिए पाकिस्तान पे, ताकि क्योंकि दुनिया का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, अगर हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पाकिस्तान। योर टेक ऑन दैट? माय अपॉलॉजीज फॉर द रिस्पॉन्स ऑन दैट जी। क्या हमारा फोकस खुद पे है? क्या हम उतना ही उसको जिम्मेदारी से ले रहे हैं? बाहर का तो बाद में आएगा। अगर अपस्ट्रीम की बात की जाए तो गरीब कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ लग्जरी फॉर द रिच। अगर मैं दरख्त नहीं काटता तो मेरा बच्चा तो आज शाम को ठंड से या भूख से मर जाएगा, तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ? इंटरनेशनल फोकस तो 4 दिन बाद शायद आएगा। जब सैलाब चलता है तो जो फर्स्ट डिफेंडर वहां पे आती है, जो कम्युनिटी आती है और वो डाउनस्ट्रीम 14 दिन में पहुंचती है, तो 14 दिन वाला पहले दिन रिस्पांस करेगी। व्हाट अबाउट दैट फिस्कल स्पेस दैट वी टॉक अबाउट? आई मीन यूनाइटेड नेशंस बैठता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है, या हम जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जाके जब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो उसमें दुनिया इकट्ठी हो जाती है, अच्छा जी हम फंड बनाएंगे, पाकिस्तान को इससे निकालेंगे, एंड देन वी सी नथिंग। आई मीन डिड वी पुट अप अ गुड बिजनेस केस जी? हाँ, We need to put up a good business case जी। अगर हम कहीं पे बात करें, 2 बड़ी चीजें हैं जी जो मैं एज टेक्निकल पर्सन मैं कहता हूँ। एक, गुड बिजनेस केस जी, ठीक है, लोगों के लिए भी अच्छा, आप हम करें अपना पिच करें, हम जो काम कर रहे हैं उसका को बेनिफिट तो निकले। दूसरा, जुडिशियस यूज ऑफ मनी। अगर हम भी WWF की बात करें, 78 मिलियन है, तो हमारी पॉलिसी है कि एक पेनी भी गलत इस्तेमाल ना हो जी। तो अगर आप जुडिशियस यूज करेंगे तो इसका मतलब है कम से कम उससे तो वो इम्पैक्ट निकल आएगा। वही हम कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत भी वही कर रही है, डायरेक्शन में उसी जा रहे हैं। शायद हर साल सैलाब और डिजास्टर्स के साथ, बढ़ती आबादी के साथ वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल फोकस भी मौजूद है, लेकिन इंटरनेशनल भी समझना है कि अगर कोविड आ गया 2-3 साल तो उनकी भी फिस्कल स्पेस डिस्टर्ब हुई है। अगर ऐसे जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं जो ये 2 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जा रहे हैं और वो कहते हैं जी राइजिंग सी लेवल हमें आज कर रहा है हिट, तो क्या पाकिस्तान उस लिस्ट में है? हमने तो अपना केस पिच करना है कि सैलाब आ रहा है जी, पानी, और सबके लिए हर बंदा कहता है जी अगली जंग पानी पे होगी, और अगर पानी सारा यहाँ पे आ रहा है
तो फिर हमें पिच करना चाहिए। कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपना केस तो पिच कर देंगे, उसके बाद अगर आप फॉलो अप सबसे ज्यादा जरूरी ही कंसिस्टेंसी है। आप देखें 14 साल से सैलाब कंसिस्टेंट रहा है। 2000 देखें सैलाब ने अपना काम किया, वो 14 साल से कंसिस्टेंट है। क्या हम कंसिस्टेंट हैं उस स्टोरेज बनाने के लिए? क्या हमने वो पानी इकट्ठा करने में कंसिस्टेंट रहे अनफॉर्चुनेटली? अच्छा, ये मैं नहीं कहूंगा जी, आपने जो अकाउंटेबिलिटी की बात काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना कि जो काम हो जाता है वो नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो उस पे कोई चीज बॉदर नहीं लेकिन फवाद चैलेंजेस इतने बड़े हैं ना कि आप जो है ना जितना बड़ा आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे आपको मैसिव प्लानिंग करनी चाहिए, वो नहीं है ना। हम उसकी ये तो नहीं कह रहे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जितना होना चाहिए शायद उतना नहीं हो रहा, उतना भी नहीं हो रहा। और शायद हर बंदा एक क्विक मुझे आंसर आप कर दें और फिर हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। इन फंड्स का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। क्या WWF खुद मॉनिटर कर रहा है? आपने फंड्स उठा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिए हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट यूज कर रही है, आपने बताया आप उसका हिस्सा भी रहे बहुत ऐसा, कैसे इस्तेमाल हो रहा है ताकि एटलीस्ट पाकिस्तानियों तक इसका कुछ फायदा पहुंचे? परफेक्ट। तो जो स्ट्रक्चर है जी वो ये कि ग्रांट ग्रीन क्लाइमेट फंड से बेसिकली आ रही है, और 2 साथ इसके को फाइनेंसिंग पार्टनर्स है जी, यूएसएड और कोक फंड। ये पैसे WWF US जो कि एक क्रेडिट एंटिटी है जिसके थ्रू हमें आ गए, ठीक है जी। अब आगे हमने सूबों के साथ काम करना है, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी एक रखी है जी, ताकि एग्जैक्ट उसके ऊपर चला जाए। हर चीज़ जो है वो लीगल वेटिंग के ऊपर जा रही है। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट भी साइन हो रहा है, जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है, वो तमाम चीज़ें जो मैंने पहले अर्ज की कि जुडिशियस यूज़, यही हमारा जी मोटो भी है कि क्योंकि ये कम्युनिटीज के लिए पैसे हैं तो ये वहाँ लाजमी लगे। दीज आर फार फ्लंग एरियाज जी, वहाँ और बहुत मसाइल हैं, तो ये ज्यादती होगी कि अगर वहाँ पे एक भी डॉलर गलत लग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।